हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कि जानते हैं कि रोज़ की रोज़ आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के शॉर्ट नोट्स मैं लेके आता हूं और आपके लिए आज लेके आया हूं भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और जहां तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुँच सके। तो दोस्तों आइए चलते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। आज का टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो किस संरचना की बात करें तो इसमें पहला होता है प्रधानमंत्री, फिर उसके होते हैं उप मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर उसके राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसी में आगे देखते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है और इसकी बैठक भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। और दोस्तों इसकी आकार की बात करें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की तो इसमें लोकसभा की कुल संख्या सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। और इसकी कार्य की बात करें मंत्रिपरिषद की तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने का काम होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। और आगे चलते हैं इसी क्रम में। देखिए केंद्रीय में या केंद्र में मंत्रालयों की संख्या क्या थी। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, जो कि वर्तमान में इस समय 52 है। देखिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, आइए देखते हैं। पहला है आपका प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। और अगला पॉइंट है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये आपका प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों देखिए अगला पॉइंट है कि कोई भी मंत्री संसद का सदस्य बने बिना मंत्री बना रह सकता है, तो 6 महीने तक रह सकता है। जिसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई सांसद का चुनाव लड़ा और जीता नहीं, यदि उसे मंत्री बनाया जाता है तो वह केवल 6 महीने तक रह सकता है मंत्री। इसमें अगला पॉइंट है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ये अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। दोस्तों आइए आगे चलते हैं। इसमें दिया है कि देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित ये अनुच्छेद हैं। आइए एक एक करके क्रमवाइज देखते हैं। तो पहला अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 74(1). इसमें है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद बनेगा और जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति को अपनी सलाह देगा और सूचनाएं देगा। और अगला है दोस्तों अनुच्छेद 74 का 2, जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं, वो स्वयं करेंगे सब, लेकिन न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा। इसमें ये बात कही गई है। जो भी सलाह दिया जाएगा मंत्रिमंडल के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा। अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और जो अन्य मंत्री हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। आइए आगे देखते हैं। जो अनुच्छेद आपका 75(1) है, अनुच्छेद 75(1) क, इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का जो आकार है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। मतलब कि जो मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद होंगे, ये जितनी सदस्य संख्या है 550, उसके 15% से अधिक नहीं होंगे। और अगला है आपका अनुच्छेद 75 का 2। इसमें कहा गया है दोस्तों कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और आगे क्रम में देखिए दिया है कि अनुच्छेद 75(3) में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जो मंत्रिपरिषद होगा वो सब केवल जवाबदेही किसके प्रति होगा, तो लोकसभा के। अगला अनुच्छेद है आपका 75, अनुच्छेद 75(4), 75 का 4, जिसमें मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। इसके बारे में पूरी चर्चा की गई है कि कैसे दिलाएंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा, इन सब के बारे में बात की गई है। दोस्तों इसी क्रम में आइए आगे देखते हैं। दिया है कि अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख है। यानी कि
प्रधानमंत्री कोई भी जानकारी राष्ट्रपति को देगा, इन सब की चर्चा अनुच्छेद 78 में की गई है। आइए दोस्तों देखते हैं कि परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट हैं जो आप देखेंगे और आपके परीक्षा उपयोगी से बहुत ही उपयोग होगा। आइए देखते हैं, पहला है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद को क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कैबिनेट या मंत्रिमंडल दोस्तों। आइए आगे है, आपका अगला पॉइंट है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ की हुई मानी जाती हैं, तो जो राष्ट्रपति के नाम से होती है, ये सब के बारे में मानी जाती हैं। अगला पॉइंट है आपका, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद बोले तो CSIR का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट है आपका, सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो कैबिनेट सचिव होता है। और इसमें देखिए महत्वपूर्ण तत्व और दिए हैं, तो आइए क्रम वाइज देखते हैं कि पॉइंट, पहला पॉइंट है आपका, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो लगभग इसमें 50 होनी चाहिए, तब हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। अगला पॉइंट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला पॉइंट है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो ये आपके थे RK षणमुखम चेट्टी जी थे। और अगला पॉइंट है आपका, अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, लोकसभा में किया जा सकता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में नहीं। अगला पॉइंट है आपका, भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं श्वेत पत्र। अगला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) क में जोड़ा गया था, तो क्या जोड़ा गया था, 75(1) क में जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों देखिए 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसे जोड़ा गया था। और अगला है आपका, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी कर दिया गया है, कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानेगा ही, ये बाध्यता है किसमें, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी प्रावधान किया गया दोस्तों। और अगला है आपका, कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की शक्ति दी गई है, यह भी दिया गया है आपका 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा दिया गया। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं वरीयता क्रम में देखेंगे क्योंकि कौन से मंत्री का या कौन जितने भी पद हैं ये इसका वरीयता क्रम क्या है। तो सबसे पहला आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो उसका पहला नाम तो रहेगा ही। तो देखिए पहला दिया है राष्ट्रपति, दूसरा दिया है आपका उपराष्ट्रपति, और तीसरे नंबर पे हैं आपके प्रधानमंत्री जी, जो कि इस समय जानते ही हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और चौथे हैं राज्य के राज्यपाल, जितने भी भारत में राज्य हैं उनके राज्यपाल, ये चौथे नंबर पे आते हैं। और पाँचवें नंबर पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति रिटायर हो चुके हैं उनको भी लिया जाता है, जो पाँचवें नंबर पे आते हैं। और छठे पे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, ये छठवें नंबर पे आते हैं। और सातवें पे आते हैं आपके केंद्र के कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे कि जिस राज्य के हैं, इस सब सातवें नंबर पे आएंगे। सात क में कौन कौन लोग आएंगे, इसमें जैसे भारत रत्न से सम्मानित जो व्यक्ति हैं ये सातवें क में आएंगे। आठवें नंबर पे आएंगे भारत स्थिति विदेश के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी, राजदूत तथा मंत्रिमंडल देशों की उच्चायुक्त और राज्यों के राज्यपाल जो अपने राज्य के बाहर हैं, ठीक, और राज्यों के मुख्यमंत्री जो अपने राज्य के बाहर हैं वो भी आएंगे। और अगला है 9वें नंबर पे ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश लोग आएंगे। और इसी क्रम में आइए देखते हैं
9 में कौन कौन आएगा? इसमें आएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आएंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आएंगे जिसे CAG कहते हैं, और अगला पॉइंट में आएंगे आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसी 9 में आएंगे। और 10वें में आएंगे आपके 10वें नंबर में, देखिए पॉइंट वाइज कई लोग आएंगे, दिया है राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, राज्यों के उप मुख्यमंत्री और केंद्र के राज्य मंत्री। और इसी क्रम में देखिए 11वें नंबर पे कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सा पद आता है? तो भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्र में जो हैं वो लोग सब आते हैं इसमें। और 12वें पे आता है जनरल अथवा उसके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। आइए कुछ नोट में दिया है दोस्तों इम्पोर्टेंट, इसे पढ़ते हैं और जानते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसे पॉइंट वाइज दिया है कि वरीयता क्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोहों के अवसर पर किया जाता है। जब से कोई समारोह होता है तो ऐसे बैठक के लिए कुर्सियाँ, चेयर लगाई जाती हैं, पद के हिसाब से, किसका पद कैसा है उसके हिसाब से लगाया जाता है। जिसका प्रावधान 26 जुलाई 1979 को वरीयता अनुक्रम से संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी, जिसे भारत का कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है दोस्तों। इसी क्रम में आपका ये ख़त्म होता है दोस्तों आज का वीडियो, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमेशा YouTube चैनल से बने रहें और आने वाली हर वीडियो को देखते रहें। और यदि दोस्तों इस की PDF यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है, इससे आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।